हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेस में आपका स्वागत। ये जो टॉपिक है वो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे मौर्य सम्राट अशोक महान। अशोक के शासनकाल के इतिहास को जानने के जो साधन हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। अशोक का प्रारंभिक जीवन वृतांत और उसका उत्तराधिकार, युद्ध एवं उसका राज्याभिषेक एवं उसके द्वारा साम्राज्यवादी उसका साम्राज्य विस्तार एवं उसके द्वारा लड़े गए जो युद्ध थे उन पर हम इस बिंदु के माध्यम से चर्चा करेंगे। अशोक के इतिहास से परिचय पाने के लिए स्पष्ट, प्रामाणिक तथा पुष्ट साधन उपलब्ध हैं। स्वयं अशोक ने अपने राज्य, शासन, दम्भ, सामाजिक तथा आर्थिक विचारों को अक्षुण्ण तथा चिरस्थायी बनाने के लिए पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री का निर्माण करवाया था। अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म के प्रति उसका विशेष अनुराग होने के कारण तत्कालीन एवं परवर्ती बौद्ध साहित्य में उसका अत्यधिक उल्लेख किया गया है। दीपवंश, महावंश, सामंत प्रसादिका, सुमंगल विलासिनी, दिव्यावदान, अशोकावदानमाला आदि बौद्ध ग्रंथ इस श्रेणी में आते हैं। पुराण, आर्यमंजू, श्री मूलकल्प, गार्गी संहिता, राजतरंगिणी आदि ब्राह्मण तथा अन्य विविध साहित्य ग्रंथ भी मौर्य शासक अशोक के विषय में विस्तृत विवरण देते हैं। चीनी यात्री हेनसुआंग, फाहियान, इत्सिंग एवं कई यूनानी लेखकों ने अशोक का विस्तृत परिचय दिया है। सिंगली, तिब्बती, चीनी, हीनयानी तथा महायानी परंपराओं तथा लोक साहित्य द्वारा भी अशोककालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। पुरातात्विक सामग्री के रूप में अशोक के विविध अभिलेख तथा तत्कालीन राजप्रासादों, मठों, विहारों तथा अन्य ध्वंसावशेषों, मूर्तियों, मुद्राओं, विविध आयुधों, जीवनोपयोगी उपकरणों आदि की प्राप्ति द्वारा उसका इतिहास ज्योतिर्मय हो गया है। पुरातात्विक सामग्री के अंतर्गत उसके अभिलेखों को ही प्रमुखता प्राप्त है। उसके समय के युग को अभिलेखों का युग कहा गया है। ये अभिलेख पाषाण शिलाओं पर उत्कीर्ण हैं। हिमालय से लेकर काठियावाड़ तक विस्तृत इन अभिलेखों की भाषा तथा शैली कलात्मक एवं सुस्पष्ट है। इस प्रकार मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास को जानने के कई सारे स्रोत हैं। अब हम बात करेंगे अशोक के प्रारंभिक जीवन की, अर्थात उसके जीवन वृत्तांत की। दीपवंश तथा महावंश के अनुसार बिंदुसार की 16 रानियां तथा शतपुत्र अर्थात 100 पुत्र थे। दिव्यावदान में अशोक की माता को चंपा के ब्राह्मण की पुत्री बताया गया है। अशोकावदानमाला में अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी बताया गया है। महाबोधि वंश में उसकी माता का नाम धम्मा तथा इसी ग्रंथ की टीका में उसका नाम महिषी बताया गया है। कपिते विद्वान उसकी माता को यूनानी स्त्री बताते हैं। प्राप्त साक्ष्यों के विवेचन से यह निश्चित किया गया है कि उसकी माता का नाम शुभद्रांगी था।
अनेक साहित्य अभिलेखों तथा दंत कथाओं से पता चलता है कि अशोक अपने बाल्यकाल में उदंड, आततायी तथा हिंसक प्रवृत्ति का था। कहा गया है कि उसकी कुरूपता के कारण बिंदुसार भी उससे घृणा करता था तथा अपने ज्येष्ठ पुत्र सुसीम पर विशेष स्नेह रखता था। युवावस्था प्राप्त करने पर बिंदुसार ने अपने पुत्रों को विभिन्न उच्च पदों पर नियुक्त किया तथा अशोक को अवंती का उपराजा नियुक्त किया। इसी समय तक्षशिला में, जहाँ पर सुसीम कुमारामात्य था, विद्रोह हुआ। कठिन परिस्थिति में अशोक की परीक्षा लेने के लिए अथवा उसे अयोग्य प्रमाणित करने के लिए बिंदुसार ने विद्रोहाग्नि का सामना करने के लिए भेजा, परंतु अशोक ने अत्यंत चतुराई से बिना शस्त्र के प्रयोग किए विद्रोह को शांत कर दिया। कालांतर में जब अशोक पुनः उज्जैन का कुमारामात्य था, तब उसे बिंदुसार के रोगग्रस्त होने का समाचार मिला, परंतु वह पाटलिपुत्र पहुंचकर भी अपने पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर सका। यह घटना 273 ईसा पूर्व की है। उत्तराधिकार का युद्ध तथा अशोक का राज्याभिषेक। श्री नीलकंठ शास्त्री के अनुसार जिस समय बिंदुसार मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था, अशोक ने उज्जैन से पाटलिपुत्र आकर साम्राज्य के शासन का भार संभाल लिया। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध सत्ता हथिया ली। सिंगली अनुश्रुतियों में दो बातें कही गई है। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके साम्राज्य प्राप्त किया था। अशोक ने पाटलिपुत्र का शासन प्राप्त करने के लिए अपने ज्येष्ठ भ्राता की हत्या करवा दी। दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार ने सुसीम का राजतिलक करने की आज्ञा दी, परंतु अमात्यों ने छल द्वारा अशोक का राजतिलक कर दिया। बिंदुसार के क्रोधित होने पर अशोक ने दैवीय शक्तियों का आह्वान करके राज्य सत्ता ग्रहण की तथा अपने शत्रुओं की भी हत्या कर दी। महाबोधि वंश चीनी ग्रंथ फायुन चूलिन तथा तारानाथ एक स्वर में कहते हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध हुआ तथा अपने भाइयों का वध करके ही अशोक साम्राज्य प्राप्त कर पाया था। अशोक के राज्याभिषेक तथा सिंहासनारोहण के बीच 4 वर्ष का अंतर होने के कारण उत्तराधिकार के युद्ध का प्रश्न और भी जटिल हो गया है। डॉक्टर जायसवाल का मत है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक की आयु 25 वर्ष से कम थी तथा राज्याभिषेक के लिए युवराज की अवस्था 25 वर्ष होनी आवश्यक थी। इसी कारण उसके राज्याभिषेक होने में 4 वर्ष का अंतर है। डॉक्टर भंडारकर का मत भी इसी प्रकार है। समस्त साक्ष्यों पर विचार करने पर स्पष्ट होता है कि बौद्ध ग्रंथों ने अशोक के प्रारंभिक जीवन को हिंसक तथा कलुषित बताकर अपना महत्व प्रमाणित करने का प्रयास किया है। अशोक ने अपने 5वें शिलालेख में उन भाइयों का भी उल्लेख किया है जो पाटलिपुत्र तथा अन्य नगरों में रहते थे। यदि उसने अपने सभी भाइयों का वध कर दिया था तो उसके शासनकाल के 13वें वर्ष में
वे भाई कहाँ से प्रकट हो गए। संभव है कि गृह युद्ध हुआ हो। इतने भाइयों के होते हुए भी यह अति स्वाभाविक भी है। सुशील के ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण परंपरा अनुसार उसे ही राज्यारोहण का अधिकार प्राप्त था, परंतु अशोक शासकीय गुणों से युक्त तथा अमात्यों का विश्वास पात्र था। इन दोनों का टकराव हुआ होगा तथा 4 वर्ष तक निर्णय न हो सका होगा। सुशील की पराजय तथा मृत्यु होने पर भी अशोक सिंहासनारूढ़ हुआ होगा। जहाँ तक 99 भाइयों के वध का प्रश्न है, यह बौद्ध ग्रंथों का अतिरंजित चित्रण तथा अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति है। इतना कहा जा सकता है कि अशोक ने सुशील तथा उसके घोर पक्षपाती कुछ भाइयों का वध किया हो, किंतु यह मात्र अनुमान है। मास्की तथा गुजरा के अभिलेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में उसे अशोकवर्धन नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय तथा देवानाम प्रियदर्शी आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। अशोक 273 ईसा पूर्व में देवानाम प्रियदर्शी अशोक 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का कर्णधार बन गया। अपने छठे शिलालेख में अशोक ने कहा है कि राज्य कार्य से अवकाश मिलने पर वह भोग विलास में लिप्त हो जाता, अंतःपुर में रानियों के साथ प्रेम वार्तालाप करता, सुस्वादु भोजन करता, मोर के मांस को चाव से खाता, अश्वारोहण करता, अस्तबलों का निरीक्षण करता, आखेट करता तथा प्रेमोद्यानों में विचरण करता। दिव्यावधान के अनुसार अशोक वृक्ष के पत्ते को तोड़ने के कारण उसने 500 स्त्रियों को जीवित जलवा दिया तथा आज्ञा की अवहेलना करने पर 500 अमात्यों को तलवार से मार डाला था। चीनी यात्री हैंगसांग के अनुसार अशोक ने विभिन्न प्रकार की यंत्रणा देने के लिए नरक गृह का भी निर्माण करवाया था। इस प्रकार अशोक स्वयं भोग विलासी बताता है, तो बौद्ध साहित्य तथा चीनी यात्री उसका हिंसक, नृशंस तथा क्रूर रूप प्रस्तुत करते हैं। बौद्ध उल्लेखों के पीछे एक सुनियोजित योजना है, जिसका उद्देश्य धर्म का महत्व बढ़ाना है। बौद्ध होने से पूर्व कनिष्क के जीवन को भी इसी प्रकार तोड़ा मरोड़ा गया है। कलिंग का युद्ध एवं उसका परिणाम। स्वतंत्र तथा शक्तिशाली राज्य कलिंग मौर्य साम्राज्य की आँख का काटा था। कारण यह था कि बंगाल से लेकर कृष्णा तथा गोदावरी तक के क्षेत्र में यही एकमात्र अविजित तथा अवरोधक प्रदेश था। अतः अशोक ने कलिंग विजय के लिए शस्त्र धारण किए। अति विशाल सेना लेकर अशोक ने कलिंग पर विजय यात्रा प्रारंभ की। यह अभियान अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष तथा 261 ईसा पूर्व में किया गया था। प्रमाणों से पता चलता है कि भीषण युद्ध तथा नरसंहार हुआ। कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के 13वें शिलालेखों में इस प्रकार किया गया है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में महाराजाधिराज ने
कलिंग पर विजय प्राप्त की। 1.5 लाख व्यक्ति बंदी बनाए गए, 1 लाख व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए तथा इससे कई गुना अधिक अन्य कारणों से मर गए। यह पाशविकता का नग्न रूप था। इस युद्ध की अतिरेक जनहानि तथा विभीषिका के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि निश्चय ही कलिंगवासी तथा वहाँ के सैनिकों ने प्रबल प्रतिरोध किया था। कलिंग विजय होने पर अशोक ने वहाँ पर कुमार की नियुक्ति कर दी तथा कलिंग मौर्य साम्राज्य का अधीनस्थ प्रदेश हो गया था। कलिंग युद्ध में अशोक ने शस्त्र विजय प्राप्त की, किंतु उसका हृदय पश्चाताप में जलने लगा। इस पश्चाताप तथा आत्मग्लानि को उसने अपने 13वें शिलालेख में शब्दों में अभिव्यक्त किया है। यदि इतनी हत्याएं, मृत्यु और जीवित बंदी बना लिए जाने के दुख का शतांश या सहस्त्रांश भी कभी भविष्य में लोगों को होगा, तो वह सम्राट के लिए महान दुख का कारण होगा। यहाँ तक कि सम्राट को भी यदि कोई हानि अथवा दुख पहुँचाएगा तो यथासंभव सहन करेंगे। यदि उनके राज्य के जंगली प्राणी भी उन्हें कष्ट पहुँचाएंगे तो वे भी सहन करेंगे। उन्हें आदेश है कि वे अपना विचार शुद्ध रखें। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनका पश्चाताप सम्राट को होगा। वे हिंसक वृत्तियों का त्याग कर दें। सम्राट की यह अभिलाषा है कि संपूर्ण जीव सुरक्षित, नियमित, शांत तथा सुखी हों। अशोक से पूर्व उसके पश्चाताप किसी सम्राट की ऐसी अभिव्यक्ति आज तक अप्राप्य है। अतः अशोक ही अकेला ऐसा सम्राट था जिसने अपूर्व विजय के क्षणों में अत्यंत मानवीय उद्गार व्यक्त किए। एक विजेता की अपेक्षा वह मानव कल्याण का प्रणेता बन गया। अशोक के हृदय में मानवता जाग उठी। विजय प्राप्ति के क्षणों में उसने शस्त्र त्याग कर दिया। पंडित नेहरू ने इस विषय में बड़े सरल किंतु गंभीर शब्दों में लिखा है कि इस लड़ाई में भयानक हत्याएं हुई और जब अशोक के पास समाचार पहुँचे तो उसे अत्यंत पछतावा हुआ और युद्ध से उसका जी भर गया। विजयी सम्राटों और इतिहास के नेताओं के बीच वह अकेला व्यक्ति है जिसने विजय के क्षण में यह निश्चय किया कि वह आगे युद्ध नहीं करेगा। डॉक्टर राय चौधरी ने कलिंग विजय की इतिहास प्रसिद्ध घटना का महत्व स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कलिंग विजय भारतीय और मगध के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद राजाओं और सम्राट की राज्य विस्तार की लालसा और उसके फलस्वरूप संघर्ष की नीति लुप्त हो गई। जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया जिससे सारे राज्य में सामाजिक संगठन, धार्मिक प्रचार और शांति स्थापित हो गई। पश्चाताप तथा आत्मग्लानि के असहनीय कष्ट को सहन करने के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक की नीति का उद्देश्य प्रेम, शांति, सहिष्णुता, विश्वास, दया, आदर और अहिंसा की स्थापना हो गया। अशोक ने निश्चय किया कि अब वह युद्ध को त्याग कर धम्म घोष करेगा। 13वें शिलालेख में अशोक कहता है कि
देवताओं का प्रिय धर्म को ही प्रमुख मानता है। इस प्रकार अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ वो कलिंग युद्ध के उपरांत हुआ। भीषण नरसंहार और जनहानि को देखकर उसका हृदय पछतावे और उसे आत्मग्लानि देखनी पड़ी। अशोक का साम्राज्य विस्तार। ह्वेनसांग ने समस्त भारत में अवस्थित उन अनेक स्तूपों की चर्चा की है जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था, परंतु इस आधार पर अशोक के साम्राज्यों की सीमा का निर्धारण करना उचित नहीं होगा। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में उनके साम्राज्य की सीमाएं भारत के अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाओं से भी आगे तक विस्तृत थी। अशोक ने अपने शासनकाल में मात्र कलिंग का युद्ध ही लड़ा था, किंतु कल्हण की राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक ने सर्वप्रथम कश्मीर पर विजय प्राप्त की थी। कश्मीर के इतिहास अशोक को मौर्य वंश का प्रथम सम्राट बताते हैं। इस प्रकार मौर्य सम्राट अशोक के विषय पर हमने उसके जीवन वृत्त, उसके इतिहास के जानने के साधनों पर चर्चा की है। धन्यवाद।